ओके, नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। आज हम जो न्यायिक पद्धति चल रही है संविधान में हमारी, उसका तीसरा पार्ट करते हैं। देखना, लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल 138 तक किया था। आज 139 से आगे करते हैं, है ना। 139 से 147 तक, 147 तक वो लास्ट हो जाएगा इसका। तो कल किया था 138, आज करते हैं 139। इसमें है सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट्स जारी करना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट्स जिसको कहेंगे हम याचिका जारी करना। देखना, आर्टिकल नंबर 38 उसमें पढ़ा था हमने, 32 में मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट्स हुआ करती थी, याचिकाएं। ये वही याचिकाएं हैं। 32 के तहत तो हम मांग सकते हैं याचिकाएं, है ना। और 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है। देखना, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संवैधानिक उपचार या याचिकाओं से या रिट से संबंधित नहीं है। इसको समझ लीजिए आप एक बार। आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा 139 और एक आ जाएगा 226, है ना। 32 के तहत तो इसमें मौलिक अधिकारों में दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल राइट्स। और 139 में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा रिट्स को, है ना। इसमें क्या है, याचिका। ये याचिकाएं हैं जिसको हम कहेंगे रिट्स। तो याचिकाएं किस में परिभाषित की गई? 32 में। 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और 226 के तहत हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय जारी करता है। तो क्वेश्चन आया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद याचिकाओं से संबंधित नहीं है। जो भी चौथा ऑप्शन रहेगा वो आ जाएगा फिर, है ना। तो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं 139 सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। रिट्स को ही सामान्य भाषा में स्टे बोलते हैं। देखना, रिट्स 5 प्रकार की हुआ करती हैं। अगर आप चाहें तो मौलिक अधिकारों पर जो वीडियो बनी हुई है उसमें देख सकते हैं। तो 5 प्रकार की कौन कौन सी रिट्स? एक तो अधिक ये होती है परमादेश, सेकंड नंबर अधिकार परच्छता, थर्ड होगी इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, और एक होगी प्रतिषेध की, और नंबर 5 हो जाएगी उत्प्रेषण, है ना। इनको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट्स जारी करता है। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट परमादेश। परमादेश को मैंडामस कहेंगे, मैंडामस। दूसरी हो जाएगी अधिकार परच्छता, अधिकार परच्छता। क्यू वारंटो, QUEWARR, क्यू वारंटो, है ना। थर्ड हो जाएगी इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस। और नंबर 4 प्रतिषेध, प्रतिषेध, है ना। और एक प्रतिषेध को इंटरसेक्टिव जैसे होता है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। नंबर फिर उत्प्रेषण, उत्प्रेषण की रिट होगी, सर्ट्यूरेरी। तो ये 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। इनको आप डिसऑर्डर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो लिखी हुई है ना। परमादेश, अधिकार परच्छता, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये मौलिक अधिकार वाली जो वीडियो है उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है। वैसे फिर भी आप इनको समरी तरीके से देख लीजिए। परमादेश की जो रिट जारी होती है, परमादेश किसी सरकारी पदाधिकारी के आदेश पूछे जाते हैं, है ना। उसके कार्य क्या होते हैं, कि कर्तव्य क्या है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है या नहीं। यदि कोई सरकारी पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का, अपने अधिकारों का पालन नहीं करता, तो सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करेगा उससे उस अधिकारी के या पदाधिकारी के कार्य पूछे जाएंगे। आपके कार्य क्या है, अपने कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं किया। दूसरा अधिकार परच्छता, अगर कोई सरकारी पदाधिकारी अपने अधिकारों से भी ज़्यादा कार्य कर देता है ना। मान लीजिए ड्यूटी कहीं उसकी और चल रही है और कार्य वो कहीं और कर रहा है, या फिर जो उसके कार्य हैं उनसे भी ज़्यादा, है ना, कार्य किए हैं, तो अधिकार परच्छता की उसमें रिट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर किसी व्यक्ति को, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया गया हो, है ना। मान लीजिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उसे, तो लॉकअप में बंदे, सबसे पहले तो बेल होगी, उसकी जमानत होगी। यानी कि किसी सरकारी पदाधिकारी या किसी प्राइवेट व्यक्ति को अगर अवैध रूप से बंदी बनाए तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कर सकता है, यानी कि पहले बेल होगी उसकी। इसका अर्थ होता है शरीर प्राप्त करना, लैटिन भाषा। और उत्प्रेषण, ये अधीनस्थ न्यायालयों के लिए होती है। अधीनस्थ न्यायालय कौन से होते हैं? जैसे हमारी सिविल कोर्ट होती है, जिले पर होती है जो, है ना।
तो सिविल कोर्ट में अगर कोई ऐसा मामला चल रहा होता है, कीपिंग ऑन, कोई मामला चल रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जैसे धारा 302 का मामला आता है जिसमें ये मर्डर का केस आता है, तो धारा 302 पर जो सुनवाई है वो सिविल कोर्ट में नहीं होगी, वो तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में होगी, फाइनली वर्डिक्ट वहाँ का होना चाहिए। लेकिन अगर ये जिला स्तर पर भी इसकी सुनवाई होती है, उस पर हाई कोर्ट के सत्यापन की मोहर लगनी चाहिए, है ना, जो वहाँ का जजमेंट होगा, जो आदेश होगा। तो प्रतिषेध की रिट कब जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट? यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय में कोई ऐसा मामला चल रहा होता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उसको कट करके वहाँ पर ट्रांसफ़र करवा लेता है वो अपने पास, ठीक है ना। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे ऐसे कि अब तो वो जिले से निकलकर हाई कोर्ट में चले गए, इलाहाबाद, है ना। दूसरा, ये जो 5वीं उत्प्रेषण की रिट, ये भी अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध ही होती हैं। अगर किसी अधीनस्थ न्यायालय में यानी कि सिविल कोर्ट में कोई ऐसा मुकदमा, ऐसा कोई मामला चल रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, लगभग सेम कंडीशन है, लेकिन उत्प्रेषण में है, अगर न्यायाधीश ने वो फैसला भी दे दिया, वो वर्डिक्ट दे दिया, वो निर्णय दे दिया गया हो वहाँ पर जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। जैसे सिविल जज एक ही फैसला देते हैं, किसी को मृत्युदंड देते हैं, कैपिटल सेंटेंस या डेथ पेनल्टी, मृत्युदंड दिया गया है किसी को, ये सिविल जज के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, है ना, ये इसको जिला जज नहीं देगा। लेकिन अगर उसने उस आदेश पर, उस निर्णय पर सत्यापन की मोहर लगवाई है हाई कोर्ट की, अब वो मान्य हो जाएगा। मान लीजिए वो उसकी मान्यता तो नहीं मिली हाई कोर्ट से, है ना, या सत्यापित नहीं कराया, और उसने वो आदेश वो दे दिया, कोई निर्णय दे दिया, वो इलीगल माना जाएगा। यानी कि दोनों किसके हैं? अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध, है ना। फिर से देखिए इन दोनों को। प्रतिषेध की रिट तब जारी होगी अगर किसी सिविल कोर्ट में कोई ऐसा मामला चल रहा होता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, और उत्प्रेषण की रिट तब जारी करेंगे अगर किसी सिविल कोर्ट में ऐसा कोई फैसला दे भी दिया गया हो जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। तो इन दोनों केसेज में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको अपने पास बुलवा लेगा केस को, ठीक है ना। तो ये 5 प्रकार की रिट्स होती है। क्वेश्चन आए हुए हैं, शरीर प्राप्त करना कौन सा होते हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की वो रिट कौन सी जारी होती है? जो प्राइवेट व्यक्ति, निजी व्यक्ति और सरकारी दोनों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट, ये दोनों के लिए, ये दोनों को किसके लिए? परमादेश और अधिकार परीक्षता की सरकारी पदाधिकारियों के लिए। प्रतिषेध और उत्प्रेषण की रिट किसके लिए जारी होगी? ये अधीनस्थ न्यायालयों के लिए। लेकिन जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की है दोनों के लिए, प्राइवेट व्यक्ति और सरकारी व्यक्ति दोनों के लिए। आए ना समझिए। तो ये अनुच्छेद 32 में भी आएगा, 139 में भी है और 226 में भी है। 226 में हाई कोर्ट, 139 में सुप्रीम कोर्ट और 32 में हमारे नागरिकों के लिए है ना। 32 वही जिसको भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। खैर 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट इन 5 में से किसी प्रकार की रिट जारी करता है। सामान्य भाषा में इन्हीं को स्टे बोलते हैं। आपने देखा हो विवादित कुछ ऐसे मामले होते हैं, मान लो विवादित जमीन है, कोई भूमि का मामला है, तो उस पर जब स्टे लग जाता है, यानी कि कोर्ट ने कोई इसमें से रिट जारी की है, यानी कि इसका मालिकाना हक किसी के पास नहीं है, अभी कोर्ट सुनवाई कर रहा है उसके लिए। बहुत सारे केसेज हैं जो आपने ट्रांसफ़र देखे हो हाई कोर्ट में, ओके। तो ये चीज़ें हैं। 139 में रिट जारी करने का अधिकार है, ओके। अब 140 पढ़ते हैं, इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए। अब 140 से 147 तक करेंगे। आर्टिकल नंबर 140 से 47 तक, इसी में राष्ट्रपति द्वारा कानूनी सलाह जाएगी और एक प्रीवी काउंसिल है जिससे क्वेश्चन पूछे गए कई बार। ये 2 आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। आर्टिकल नंबर 140, 42, 143, 144, 45, 146 और 147। इसमें 143, 147 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। तो 40 में क्या है? 41 में 1 बाई 1 आपको बताएंगे, देखना। आर्टिकल नंबर 140, 140 में दिया हुआ है कि संसद सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता क्षेत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ कानून बना सकती है। क्या है? कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो अपना जुरिस्डिक्शन होगा, यानी कि अधिकारिता क्षेत्र, उसको मोर इफेक्टिव बनाने के लिए, अधिक प्रभावी बनाने के लिए, है ना। संसद सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता क्षेत्र, जुरिस्डिक्शन, अधिकारिता क्षेत्र, अधिकारिता क्षेत्र को प्रभावी बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए कोई विधि या कानून बना सकती है। संसद सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता क्षेत्र को प्रभावी बनाने के लिए अन्य कानून बना सकती है। याद रहेगा? ओके। आर्टिकल नंबर 141 में क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश या जजमेंट होंगे, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी आदेश या जजमेंट या डिक्रियाँ होंगी, ये सभी हाई कोर्ट्स पर लागू होंगी, है ना। जितने भी हाई कोर्ट्स इंडिया में होंगे, सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसले, सिंपल लैंग्वेज में याद करिए आप,
है ना, सभी फैसले हाई कोर्ट्स पर भी लागू होंगे, उच्च न्यायालयों पर लागू होंगे, है ना। आर्टिकल नंबर 142, कोई भी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स या तो दस्तावेज, है ना, या फिर कोई भी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को हाजिर करने का, अपने पास, है ना, बुलाने का आदेश दे सकती है। भारत में स्थित कहीं पर भी कोई भी दस्तावेज या कोई भी व्यक्ति, इसको जैसे समन जारी होते हैं, समन का मतलब ही बुलावा पत्र होता है, तो समन जारी कर सकता है और उसको जाना पड़ेगा उस व्यक्ति को वहाँ पर, है ना। आर्टिकल नंबर 43 में देखिए 143, इसमें क्या दिया हुआ है देखना, राष्ट्रपति द्वारा कानूनी सलाह 143 में कि राष्ट्रपति को यदि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी मामले में विधि का कोई प्रश्न निहित है, यानी कि कानून का कोई प्रश्न निहित है, छुपा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कानूनी सलाह दे सकता है और राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है ना। दोनों तरफ से ऐसे ही है। देखो आप ये इसको एक्सप्लेन करते हैं, चूँकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राष्ट्रपति महोदय कानूनी सलाह किससे लेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट से लेंगे। किस आर्टिकल के अंतर्गत? 143 के 143, है ना। राष्ट्रपति महोदय कानूनी सलाह किससे लेंगे? सुप्रीम कोर्ट से। राष्ट्रपति महोदय कानूनी सलाह सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि ले ही, किसी और से संस्था से भी ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी सलाह दे सकता है। राष्ट्रपति महोदय उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है ना। ना तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, ना ही राष्ट्रपति बाध्य हैं। सलाह जो दी गई है, जो परामर्श दी गई है, वो भी मानने के लिए बाध्य नहीं है कि सलाह जो देंगे वो मानी गई। 1951 में सबसे पहले कानूनी सलाह ली गई थी राष्ट्रपति महोदय ने, 1951 में, और फिर 1993 और 94 में, 94 में। 1951 में एक दिल्ली विधि का कोई मामला था। दिल्ली में कोई वहाँ की लोकेलिटी को लेकर कोई कानून बनना था। राष्ट्रपति महोदय ने कानूनी सलाह मांगी थी राष्ट्रपति से, सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सलाह दी थी, लेकिन राष्ट्रपति ने उस सलाह को माना नहीं था। देखो, दो सलाह मांगी गई, सबसे पहले 1951 में और लास्ट टाइम जो थी 1993-94 में, है ना। रिसेंटली हो सकता है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। तो 1951 में जो सलाह मानी थी, ये दिल्ली विधि के मामले में था। दिल्ली विधि, कोई विधेयक पास हुआ था, उस मामले में राष्ट्रपति महोदय ने कानूनी सलाह, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सलाह दी थी, वो राष्ट्रपति ने मानी नहीं थी उसको, क्योंकि सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं था। जो 1993 में ये अयोध्या मंदिर मामले पर थी, अयोध्या मामला, अयोध्या मंदिर मामला, है ना। गुजरात दंगे भी इससे जुड़े हुए थे, रिवोट्स जो गुजरात में हुए थे, तो इस मामले पर सलाह मानी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सलाह नहीं दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, है ना। तो क्या लिखा हुआ है इसमें कि राष्ट्रपति महोदय को यदि ऐसा प्रतीत होता है ये किसी मामले में कानून का या विधि का कोई प्रश्न निहित है, उससे सुप्रीम कोर्ट से वो कानूनी सलाह ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कानूनी सलाह दे सकेंगे और राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में कहा है फिर क्या, कि व्यर्थ के प्रश्नों पर सलाह न लें बार बार, है ना, चूँकि कोर्ट के भी अपने काम रहते हैं, है ना। तो इस सलाह को राष्ट्रपति ने नहीं माना था, और जो दूसरी सलाह थी 1993-94 में, ये सलाह सुप्रीम कोर्ट ने देने से मना कर दिया था। ये आर्टिकल किस में आएगा? 143 में, याद रहेगा। इसका आर्टिकल नंबर आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 144 देखना। 144 में क्या है कि जितने भी न्यायिक प्राधिकरण बनेंगे, ऑथोरिटीज बनेंगी, कोई आयोग बने या संस्थाएं बने, आर्टिकल नंबर 144, इसमें अधिकरण, कोई एजेंसी काम कर रही है या कोई आयोग काम कर रहा है, न्यायिक कोई आयोग बनाया गया है या कोई प्राधिकरण बनाया गया है, प्राधिकरण या कोई प्राधिकारी है, न्यायिक प्राधिकारी, है ना। कोई संस्था, कोई प्राधिकरण, कोई प्राधिकारी, ये सब सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए कार्य करेंगे। ये समझो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काम करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आर्टिकल नंबर 145 में क्या दिया है? 145 आर्टिकल में कोई भी आयोग या समिति गठित होगी, न्यायिक समिति या न्यायिक आयोग, या कोई भी प्रायोजन हो सकता है, उसमें न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेंगे, है ना। जो भी प्रायोजन हुआ है, प्रायोजन, या कोई संस्था बनी है ना, कोई अधिकरण बना है, अधिकरण जो कानूनी जांच करेगा, इसमें सदस्य कितने होंगे, सदस्यों की संख्या, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, सदस्यों की संख्या को, ठीक है। आया ना समझ?
तो ये इसमें लिखा हुआ है 145 में। 146 में क्या है, वेतन और भत्ते। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं या प्राधिकारी, उनके वेतन और भत्ते केंद्र की संचित निधि से दिए जाएंगे, है। फिर 47, तो 46 को देखिए, आर्टिकल नंबर 146, इसमें वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते कि न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, केंद्र की संचित निधि से, केंद्र की संचित निधि, संचित निधि। संचित निधि का आपको आर्टिकल बताया था एक 266 या अनुच्छेद नंबर 266 में हम पढ़ेंगे संचित निधि क्या होती है। इसी का नाम समाकलित निधि, इसी का नाम कंसोलिडेटेड फंड। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते केंद्र की संचित निधि या समाकलित निधि से दिए जाते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है सीजेआई का, ये होता है 2,80,000, वर्तमान में दिया गया है 2,80,000, है ना। और अन्य का कितना हो जाएगा, अन्य का 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख रुपये है इनका, ठीक है ना। ये समय समय पर बदलते रहते हैं। इनकी आपको एक लिस्ट लिखवा देंगे कि किस वक्त क्या कितना पदाधिकारी का वेतन। वेतन और भत्ते कौन तय करता है? वेतन और भत्ते तो संसद तय करेगी, वेतन आयोग लागू होते हैं जैसे इन पर भी, है ना। तो आप ये चाहे तो नोट कर लीजिए आप इसको। आगे बढ़ते हैं, फिर आर्टिकल नंबर 47 इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। अब इस चैप्टर का हम लास्ट आर्टिकल पढ़ेंगे 147। इसमें क्या दिया है 147 में, एक प्रीवी काउंसिल आएगा वर्ड, प्रीवी प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल, है ना। प्रीवी काउंसिल देखना क्या होता है, ब्रिटेन की जो सुप्रीम कोर्ट है उसको प्रीवी काउंसिल कहेंगे। हमारे सुप्रीम कोर्ट को तो क्या, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ही, जो ब्रिटेन का होगा उसको प्रीवी काउंसिल, है ना। ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल द्वारा दिए गए जजमेंट या निर्णय वो भारत के सुप्रीम कोर्ट पर भी लागू होंगे, है ना। देखना इसमें कितनी बड़ी बात छिपी हुई है कि, यानी कि जो वहाँ का कानून है ये हमारे देश पर भी लागू होगा। हम जो डिसीजन देंगे प्रीवी काउंसिल के अंडर में दिए जाएंगे वो जजमेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट के। तो क्या है, भारत का जो प्रीवी काउंसिल द्वारा दिए गए जो भी निर्णय होंगे, ये निर्णय या डिसीजन जजमेंट ये भारत के सुप्रीम कोर्ट पर भी लागू होंगे, सुप्रीम कोर्ट पर लागू। ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट को क्या कहेंगे, प्रीवी काउंसिल, यानी जो प्रीवी काउंसिल है किसका, ब्रिटेन का सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय को प्रीवी काउंसिल कहते हैं। ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय दिए गए निर्णय, जो उसके द्वारा निर्णय दिए जाएंगे, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट पर भी लागू होंगे, है ना। तो ये 147 में दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ और शब्दावलियाँ बचती हैं, है ना। जैसे PIL क्या होती है, पब्लिक लिटिगेशन, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, ये सब क्या है, और भी शब्दावली है कुछ इंटरनेट से संबंधित। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर उन पर चर्चा करते हैं कुछ। ओके, तो अब हम कुछ न्यायिक शब्दावलियों के बारे में चर्चा करते हैं जो इनसे अलग है। न्यायिक शब्दावली क्या, एक PIL के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि PIL कहाँ पर दायर की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में, है ना। एक होता है जैसे PIL, एक हम पढ़ेंगे कोर्टनिक, कोर्टनिक, एक हो जाएगा कोर्ट स्टेटस, कोर्ट स्टेटस, है ना। और एक ज्यूडिस, एक ज्यूडिस वर्ड होगा, है ना। इनके बारे में देखना जो PIL होगा, PIL देखना, PIL का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका या लोक हितवादी याचिका, है ना, लोकहित की। PIL क्या हुआ, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का मामला है, जैसे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, किसी ने हनन किया और हमारे पास कोर्ट में जाने की फ़ीस नहीं है, वकील बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं, तो हमें निम्न दरों पर कुछ वहाँ पर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हम PIL के माध्यम से अपना केस डाल सकते हैं, उस पर सुनवाई हो जाएगी फिर। या दूसरा होता है कि कोई मामला अगर जनहित का है, जैसे मान लीजिए हमारे नगर में कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लग जाए, यहाँ पर कोई फैक्ट्री लग जाए और फैक्ट्री बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण फैला है, यहाँ पर पोल्यूशन, तो यहाँ तो सभी नगरवासियों को प्रॉब्लम होगी उससे, है ना। क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 में लिखा, जो एक मौलिक अधिकार भी है कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है ना। हम यहाँ पर स्वस्थ रहकर जिए, तो उसमें अनुच्छेद नंबर 21 का हनन होता है 21 का। अब क्या होगा कि कोई व्यक्ति नगर के कल्याण के लिए, एक वेलफेयर के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाल देगा, जिस पर जल्दी ही सुनवाई की जाएगी। तो PIL क्या होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट
लिटिगेशन, LITIGATION, इसकी फुल फॉर्म भी आई है लिखने को, है ना, जनहित याचिका, जनहित याचिका, या फिर लोकहित, लोकहितवाद भी बोलते हैं इसको। ये इसी के नाम है PIL के। PIL कहाँ पर जारी की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में की याचिका डालेंगे वहाँ पर, है ना, पिटीशन होती है जैसे, और वो मामला जनहित का होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट का होना चाहिए, ठीक है। एक दूसरा क्या होता है? कोर्टनिक। कोर्टनिक क्या हो जाएगा? कोर्टनिक, कोर्टनिक में हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में हम किसी भी केस के स्टेटस की जानकारी ले सकते हैं कि कोई केस है, केस नंबर उसमें डालेंगे, है ना, इंटरनेट की सुविधा है कि इस केस की क्या डेट लग रही है, क्या तारीख लगी है, अब तक कितनी सुनवाई हुई है इस पर, है ना, वो सब जानकारी हमें इससे मिलती है। तो कोर्टनिक एक पोर्टल है, वेब पोर्टल। एक होता है ज्यूडिस, है ना, कोर्ट स्टेटस के बारे में अभी बात करते हैं। ज्यूडिस, देखना ज्यूडिस क्या होगा, जैसे NIC होता है एक पोर्टल, NIC फुल फॉर्म क्या? नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर। जैसे हम इंटरनेट से अपनी मार्कशीट वगैरह या रिजल्ट्स देखते हैं तो उसमें मार्कशीट पर नीचे लिखा रहेगा NIC। NIC एक वेब पोर्टल है, ये तो हमें एक सर्विस प्रोवाइड कराता है। मान लीजिए विश्वविद्यालय ने मार्कशीट हमारे अंक उस पर जारी कर दिया, अब ये NIC हमें एक सर्विस प्रोवाइड कराएगा, एक सेवा उपलब्ध कराएगा कि यूनिवर्सिटी के जो मार्क्स हैं हम वो आपको दिखा देंगे, है ना, लेकिन वो कोई गारंटी नहीं लेता कि वो सही से हैं या नहीं है, मतलब वो सही उन्होंने प्रोवाइड किए हैं या नहीं किए, इसकी गारंटी नहीं है। ये तो सिर्फ केवल इन्फॉर्मेशन हमें देगा। तो NIC क्या करता है? ये भी एक वेब पोर्टल है NIC की तरफ से कि 1950 से और सन 2000 तक के जितने भी केसेज होंगे उनके सबके केसेज डिटेल, उन पर क्या निर्णय दिए गए, क्या वहाँ पर जजमेंट दिए गए, वो सब जानकारी उपलब्ध कराता है। अगर हमें कोई 1960 का कोई मामला है, कोई हमने केस उसमें डाला, हमें इसकी डिटेल चाहिए, कितनी बार इस पर सुनवाई हुई है और फाइनली इसका डिसीजन क्या दिया गया, इसका वर्डिक्ट क्या दिया गया। कोर्ट के निर्णय को वर्डिक्ट बोलते हैं, है ना, वर्डिक्ट या जजमेंट क्या दिया गया है, तो यहाँ से ज्यूडिस के माध्यम से हम उसकी जानकारी ले सकते हैं। एक होता है कोर्ट स्टेटस, ये भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के केस नंबर डालेंगे, उसमें स्टेटस पता लग जाएगा हमें, है ना, कि इसमें अभियोजन पक्ष, उसमें वकील कौन है हमारे, कब इसकी डेट लगी हुई है, कब इस पर हियरिंग हुई है, कब इस पर सुनवाई हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो इसमें PIL और ये कोर्टनिक आया हुआ है, PIL और कोर्टनिक, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है ना। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आया होगा टॉपिक। अगला जो हम टॉपिक करेंगे वो कैग से संबंधित है ना, कैग का करेंगे, फिर हाई कोर्ट्स करेंगे कि हाई कोर्ट्स भारत में कितने हैं और उसकी एक टेबल बना दी जाएगी पूरी। इससे संबंधित फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, है ना, या पर्सनली फ़ोन कर लीजिएगा, कोई नहीं, फ़ोन नंबर उसमें मेंशन किया गया है। ओके, थैंक यू।